সরাসরি চিত্র আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে শিলিগুড়ি বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে পৌঁছেছেন রাজু বিস্তা এবং आपका आ जाएगा। सब मीडिया के साथियों को मेरा नमस्कार। और आज के इस छोटा सा जो प्रेस वार्ता है, इसमें मेरे साथ शक्ति सिंह जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के आप एनईसी मेंबर हैं और आप मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दार्जिलिंग के सांसद होने के नाते मैं उनका इस पुण्य भूमि, वीरों की भूमि में आपका स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं एक आपके माध्यम से ये सिक्किम और दार्जिलिंग को जनता को ये अवगत कराना चाहता हूं कि अगले 4 दिन तक देश भर के युवा, चुने हुए 30 युवा सिक्किम की यात्रा में रहेंगे। और भारतीय जनता युवा मोर्चा इस पूरी यात्रा को करवा रही है और देश भर में तमाम शहरों में ये यात्रा हो रही है। और इस यात्रा को हमने सुशासन यात्रा और भारत दर्शन का नाम दिया है। ये कोई टूरिज्म के लिए घूमने या टूरिस्ट की यात्रा नहीं है। इसके पीछे हेतु ये है कि भारत देश युवाओं का देश है और आने वाले समय में भारत को सोने की चिड़िया या दुनिया में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधे के ऊपर है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका ये मानना है कि भारत के युवा भारत भर में जाएं, वहाँ की संस्कृति, परंपरा और वेशभूषा को समझे और वहाँ पे सुशासन के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं उसको समझे, वहाँ की इकोनॉमी को समझे, वहाँ की जनता के सुख और दुख को समझे और वहाँ पे जो भी इंडस्ट्री हो रही है या जो भी उन शहरों के, उन राज्यों के अच्छी चीज़ें हैं उसको हम सीखें और जो अच्छी चीज़ें हैं उन सबको हम देश भर में वो एक मॉडल की तरह प्रस्तुत करें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो मोदी जी का संकल्प है उसको सार्थक करने में युवा मोर्चा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मैं ऐसे तमाम युवा मोर्चा के युवा साथियों का स्वागत करता हूं। और बाकी जो है, हाल के दिनों में जिस तरह के घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और चुनाव के बाद से लेकर के लगातार ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं और ये दुष्कर्म की घटनाएं और ये जो है सामाजिक तत्वों के माध्यम से जो घटनाएं घट रही हैं, ये लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है। और पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता का वर्तमान और भविष्य अंधकार में मुझे दिख रहा है। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है, अभी 2 दिन पहले ही जलपाईगुड़ी की एक छोटी बच्ची, 14 साल की बच्ची जो स्कूल में पढ़ती थी, उसका रेप करने की कोशिश होती है। और जब वो उनके परिवार वाले पुलिस में शिकायत लेकर के पहुंचते हैं, वो स्वयं ट्राइबल बच्ची है, आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता को, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। और जैसा पुलिस का पश्चिम बंगाल में रवैया रहता है, जो एटीट्यूड रहता है, रफा दफा करने का जो उनका स्टाइल है, उसके कारण उस बच्ची को अपना जान बचाने के लिए आग में अपने आप को जला करके अपनी हत्या करनी पड़ी।
एक मुख्यमंत्री जो स्वयं महिला है, उनके राज्य में एक 14 साल की ट्राइबल बच्ची अपने आप को जिंदा जलाती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत और परिवार की इज्जत बचाने के लिए। और मुख्यमंत्री सजानो घटना, लव अफेयर, ऐसे छोटे छोटे तुच्छ शब्दों का प्रयोग करके जनता का, पश्चिम बंगाल की नागरिक का अपमान करती आए दिन। और आज पश्चिम बंगाल की स्थिति देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से चरमराई हुई है। कल ही जो है 5 बच्चे मालदा के अंदर में क्रिकेट का गेंद समझ करके उससे खेलते हैं और वो बम निकलता है, जब वो फटता है तो 5 बच्चे घायल हो जाते हैं। ये बम, बारूद, बंदूक की फैक्ट्री, और पश्चिम बंगाल में एक ही एमएसएमई ऐसा है जो ग्रोथ पे है, वो है बम बनाने का, बारूद बनाने का और बंदूक बनाने का एमएसएमई। और बड़ी बड़ी जो है बात मुख्यमंत्री जी करती हैं। आप देखिए, अभी बिजनेस इकोनॉमी समिट हुआ पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, और आप कल्पना करिए आज तक 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन हो चुका है, लेकिन धरती में 1 रुपया का काम नहीं हुआ। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, जब देश आजाद हुआ, पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी भारत के जीडीपी में 33% कंट्रीब्यूशन पश्चिम बंगाल का होता था, जो आज मात्र 3% रह गया है। आप कल्पना करिए, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर आज एफडीआई, विदेशों से इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है। 2011 में पश्चिम बंगाल में 1% जो है एफडीआई आता था, आज 2022 में भी मात्र 1% है। पश्चिम बंगाल का युवा बेरोजगार है। और कल ही हमने जो एक प्रोटेस्ट रैली की कलकत्ता में, आप सब ने देखा होगा आज किस तरह से शिक्षा में राजनीतिकरण हुआ है। और ये स्वामी विवेकानंद जी की धरती, और ये जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की धरती, इसको कलंकित करने का काम टीएमसी और ममता दीदी ने किया है। आज पश्चिम बंगाल का युवा बीएड और जो है डिग्री करने के बाद, डीलेट करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद वो बेरोजगार रहने को मजबूर है। और जब रोजगार के लिए मेरिट लिस्ट निकलता है, जिन शिक्षकों का उसमें नाम होता है उनको नौकरी नहीं मिलती। जो लोग टीएमसी के साथ जुड़े हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके पालतू गुंडे और उनके जो समर्थक है, उनका लिस्ट में नाम आ जाता, उनको नौकरी मिलती है। अब पश्चिम बंगाल का युवा चुप नहीं रहेगा। और विशेष करके नॉर्थ बंगाल में तो आप कल्पना कीजिए, यहाँ पे जो है कोई भी कमीशन, स्कूल कमीशन है ही नहीं। यहाँ तो आंख बंद करके सब कुछ टीएमसी के हिसाब से होता है। आने वाले समय में नॉर्थ बंगाल के युवा बड़ा आंदोलन को जन्म देंगे। हम सड़क पे उतरने को मजबूर हैं। अगर यही रवैया टीएमसी और ममता दीदी का रहा तो नॉर्थ बंगाल वो पहला क्षेत्र होगा जहां टीएमसी को शून्य करके हम ये दिखाएंगे, ये हमारा कसम है, ये हमारा वादा है। और मैं गोरखा हूं, जो बोलता हूं उसको करता हूं, जो नहीं बोलता मैं उसको भी करता हूं। दादा, माननीय गृह मंत्री जी का एक दौरा है नॉर्थ बंगाल में, स्पेशली सिलीगुड़ी में, उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या कार्य। देखिए, गृह मंत्री जी का 3 दिन का दौरा पश्चिम बंगाल का है। वो 1.5 दिन करीब नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में रहेंगे। रात्रि विश्राम भी उनका सिलीगुड़ी में होगा। और यात्रा के दौरान सांगठनिक बैठक भी होगी, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। सिलीगुड़ी में एक पब्लिक रैली भी होगी। और इसके अलावा भारत के गृह मंत्री होने के साथ वो यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और यहाँ की नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ हो रहा भेदभाव और यहाँ पे होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। हम सब जानते हैं दार्जिलिंग 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ यह इलाका है। और जिस तरह से आए दिन मालदा या सिलीगुड़ी में जो बम मिल रहे हैं, जिस तरह से रोहिंग्यास रोज पकड़े जा रहे हैं, यह हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और चिकन्ने क्षेत्र को, सिलीगुड़ी को हम सिर्फ टीएमसी या ममता दीदी के सहारे नहीं छोड़ सकते और इन सब की भी समीक्षा होगी। मैं तो बार बार ये मांग करूंगा,
पश्चिम बंगाल को बचाइए। असल में भारतीय जनता पार्टी हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। इस सिद्धांत के राजनीति के करने के साथ हमारे साथ एक समस्या ये भी है, आज अगर कांग्रेस की राज्य में सरकार होती, कम से कम 10 बार इस सरकार को बर्खास्त कर चुकी होती। लेकिन हमें जो शिक्षा मिली है, हम जिस सिद्धांत की राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा फिर भी आपके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी वरिष्ठ नेताओं से, चाहे बीजेपी के हों चाहे विपक्ष के हों, मैं उनको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, बंगाल की स्थिति बहुत भयानक है। यही स्थिति रहा, या तो ये ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा या भारत का ये दूसरा कश्मीर बनेगा। इसको बचाना भारत के लिए बहुत अनिवार्य है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। वैसे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय गृह मंत्री जी कहे थे कि बंगाल में आना तो अपना जान गंवाना, तो उस जगह पे खुद बंगाल में आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस टिप्पणी से? देखिए, आप इस टिप्पणी की गंभीरता को समझिए। अगर गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि बंगाल में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको जान गंवानी पड़ती है, मैं मजाक में अपने युवा मोर्चा के सभी साथियों को कई बार कहता हूं, भैया बंगाल आ तो रहे हो, रिटर्न टिकट मत ले लेना, अभी पैसा खर्च मत करना, बच गए तो वापस जो है टिकट काट लेना। ये वास्तविकता है। और ये हम आने वाले समय में आप देखिए, इसको लेकर के हम बड़ा आंदोलन करेंगे, देश भर में जाएंगे और देश भर में जाकर के बंगाल को बचाने की, आप देखिए ये वो धरती है, ये पुण्य भूमि है, ये पवित्र भूमि है, वीरों की भूमि है, इसको कलंकित किया है। मैं इतना ही नहीं, 300 से ज्यादा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर से पश्चिम बंगाल में आए हैं। जितने जिलों में आएंगे, जितने जिलों में ये हिंसा हुई है, जहां हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई है, उन सब के परिवार से मिलने की एक बड़ी योजना भी युवा मोर्चा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री का मीटिंग है कोविड के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री, किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री, उनका एक अलग संबंध और अलग प्रोटोकॉल होता है, मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन मेरा निवेदन है भारत के प्रधानमंत्री जी से, जब भी दीदी आपसे मिले, कृपया पहले आप ये कहिए कि इतनी सारी हत्याएं पश्चिम बंगाल में क्यों हो रही है, इतने सारे बच्चियों के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं, इतना करप्शन और कटमनी क्यों चल रहा है, इतना बम बारूद और बंदूक की फैक्ट्री को आप क्यों जिंदा कर रही हो। मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा। प्रधानमंत्री होने के साथ उनको हर एक से मिलना उनको ये पड़ेगा। कोई मुख्यमंत्री समय मांगती है तो शायद वो मना नहीं कर सकते, लेकिन मेरा इतना आग्रह रहेगा कि ममता दीदी को कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री जी को उनको ये सब प्रश्न करने चाहिए। एक सवाल है कि पश्चिम बंगाल में आपका जो संगठन है वो अभी कैसा हालत में है, क्योंकि अर्जुन सिंह, उसके बाद सौमित्र खान, इसके पहले शांतनु ठाकुर, ये सब किंतु थोड़ा सा अलग टोन से बात कर रहा है, जो कि बीजेपी का संगठन के लिए अच्छा नहीं है। तो अगले जो चुनाव है लोकसभा के 2024 में, कितना आप लोग मोड़ के खड़ा होने से कहिएगा, खास करके दार्जिलिंग में भी? देखिए, हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कल ही आपने कलकत्ता में छोटा एक डेमो देखा होगा, और आने वाले समय में पूरे पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे। मैं इतना जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवार की, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ा संगठन है। और कई बार जब नेता अपने आप को संगठन से ऊपर मानता है, ये उसकी कमी है, संगठन की नहीं है। हमारी संगठन पवित्र है, गंगा की तरह अमृत है, और ये वो संगठन है। हम सिर्फ राजनीति में चुनाव लड़ने या चुनाव जीतने के लिए नहीं है। अंत्योदय का हमारा सपना है। समाज तक जो बच्चा या जो युवा, जो साथी खड़ा है, उसे भी जो है सुशासन और उसे भी राम राज्य, उसे भी सरकारी योजना पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य के साथ हमारे जैसे पता नहीं कितने युवा पूरा अपना जीवन निछावर करके इस संगठन के साथ लगे हुए, अपना काम धंधा सब छोड़ करके। सो ये पवित्र संगठन है। और मैं इतना ही कहूँगा
कभी भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। हमारे लिए देश बड़ा है, उसके बाद संगठन है, अगर उसके बाद कुछ बचा है उसमें आप हो और पहले आप नहीं हो। उनके और ट्यून कोई आपको हानि नहीं करेंगे? और जो ट्यून है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं किसी के टिप्पणी पे जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो बगैर किसी के नाम लिए ये बता रहा हूँ, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, फिर हमारा संगठन, फिर XYZ। डेमोक्रेसी में कितने भी दल बने, ये उन सबका अधिकार है। मैं सबका स्वागत करूंगा। सबको समान अधिकार भारत के संविधान ने दिया है और उसका उपयोग, उसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मुझे बस एक ही बात की चिंता होती है, पहाड़ की जनता को लेकर के जो गंभीरता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या नेता में होनी चाहिए वो नहीं है। मैं देखता हूं पॉलिटिकल पार्टियां बनती है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बिखर जाती है। मेरा आपके माध्यम से पहाड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम नेताओं से यही अपील है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गोरखाओं के संकल्प को पूरा करेगी और जल्द करेगी। मैं आपसे यही चाहता हूं कि आप विकास के नाम पे छोटे मोटे विषय के नाम से बटिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक गोरखाओं का सपना है, गोरखाओं के जो मुद्दे हैं, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं आप संगठित रहिए, क्योंकि आज तक यही हो रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तोड़ो और राज करो, फोड़ो और राज करो। आज ममता दीदी देखिए, 5 पार्टियों के साथ उनका अलायंस है और सबके साथ जो है एक समान अलायंस है, 5 को आपस में लड़ाती है। गोरखाओं के अंदर 16 बोर्ड बना दिए और इस तरह से फूट डालो और राज करो और इलीगल तरीके से दार्जिलिंग में कब्जा बनाई हुई है। सो मैं ये चाहता हूँ ये आप समझिए हिपोक्रेसी को, और इससे बचना होगा। गोरखाओं को न्याय अवश्य मिलेगा, वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये तमाम हम जानते हैं, और कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन हम सबको एक रहना होगा।